नमस्कार। 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया है। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा कांग्रेस के लिए घातक बन गया है। इस बार विरोध इतना हो रहा है कि राहुल गांधी अब मीडिया के सामने भी नहीं आ पा रहे हैं। और तो और जेपी नड्डा ने भी आज खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी की बकिया उधेड़ दी है। पीएम मोदी ने भी आज जम्मू कश्मीर से जमकर लताड़ लगाई है कांग्रेस पार्टी को। कटरा में पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। यह परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। मुसीबत इतनी सी ही नहीं है, राहुल का साथ उद्धव और शरद पवार ने भी छोड़ दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस रैली निकाल रही है, जिसमें ना उद्धव ठाकरे नजर आएंगे और ना ही शरद पवार। तो कैसे कांग्रेस बेदम हो गई है बताएंगे आपको। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष को हो रहे दर्द और राजनीति की भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत पीएम मोदी के साथ करते हैं। आज पीएम मोदी पहले श्रीनगर गए, उसके बाद कटरा में एक विशाल महारैली को संबोधित किया, पर निशाने पे कांग्रेस पार्टी आज जरूर रही है। देखिए, राहुल गांधी जो है वो रंगा सियार है। बाकायदा मैनेजमेंट करके मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा था। जैसा लग रहा था बहुत सारे दिल्ली में बैठे पॉलिटिकल पंडित कहते हैं राहुल गांधी बदल गया है। बड़े चतुर खिलाड़ी हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे रंगा सियार को भी छोड़ दो, बारिश होगी और इसका असली चरित्र बाहर आ जाएगा। अभी क्या क्या प्रधानमंत्री ने आज किया। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कटरा में कहा कि पाकिस्तान और राहुल गांधी दोनों की भाषा एक है। एक इंटरव्यू वायरल चल रहा है जिसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन दोनों की विचारधारा हमसे मिलती जुलती है। जैसे हम आर्टिकल 370 को खत्म करना चाहते हैं, वैसे ये लोग भी वापस आर्टिकल 370 लगवाने का काम करेंगे। अगर चुनाव जीत गए तो मतलब पाकिस्तान वाले भी चाहते हैं भाई कांग्रेस पार्टी जीते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पूरी दुनिया में जाकर के यही आईएसआई के एलिमेंट से वहां मुलाकात। दूसरी चीज जो सवाल पूछा जाना चाहिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि भाई वो जब से आए हैं मीडिया के सामने नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? 11 तारीख को लास्ट आपका कार्यक्रम था। आप 6 तारीख को विदेश यात्रा पे गए, 16 को वापस आ रहे हैं। सिर्फ 5 घंटे का हिसाब किताब है। बाकी के समय का हिसाब किताब कौन देगा? आप कहां गए, किससे मिले, क्यों मिले, कहां छिपे थे? लंदन थे, टिम्बकटू थे, थाईलैंड थे, इटली थे, कहां थे आप? ये जवाब तो देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कायदे से घेरा। भ्रष्टाचार वगैरह तो ये तो नोन है। वो मैं बार बार कहता हूं कि वो जो साबुन का ऐड आता है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तो कांग्रेस है वहां जहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज पासा पलटा है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी परिवार के ऊपर हमला किया है, उससे कांग्रेस पार्टी के लोग अब मीम्स नहीं आ रहे हैं, अमेरिका का वीडियो नहीं लग रहा। बस सारी जो उसको कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रंगा सियार। हरियाणा में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। अरे भाई साहब, कहां गायब है? कैंपेन भी करने नहीं जा रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये राहुल गांधी का जो बुलबुला जो चुनाव के बाद 99 सीट के ऊपर जो फूला था, वो अब एक एक करके फूट रहा है। बिल्कुल सर, सवाल लाजमी है कि राहुल गांधी आखिरकार गायब कहां है? इतने दिन हो गए हैं, कोई खबर उनकी नहीं है, ना ही चुनाव प्रचार को लेकर खबर है। और आज जो पीएम मोदी ने कहा कि ये शाही परिवार, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों का जो जिक्र किया, क्या कोई बड़ा एक्शन होगा? देखिए, ये कांग्रेसियों को जवाब देना चाहिए इसका कि कांग्रेस का शाही परिवार है कौन।
क्योंकि पीएम मोदी ने तो बार बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये शाही परिवार उसका चलाता है। और कश्मीर में दो शाही परिवार और हैं, महबूबा मुफ्ती का परिवार और फिर उधर अब्दुल्ला का परिवार, और ये सारे शाही परिवार हैं वो संचालित होते हैं पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर में किसी को विश्वास नहीं था कि पीएम मोदी श्रीनगर में जाकर इतनी बड़ी रैली करेंगे। जम्मू की बात अलग है क्योंकि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का बेस बड़ा है, और ये लोग जो ज्यादातर कांग्रेस में देखा गया है कि राहुल गांधी का इस्तेमाल बहुत कम होता है उन जगहों पर जहां पर चुनाव हारने की संभावना ज्यादा हो, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं पिछले दो चुनावों में, यानी कि लोकसभा के दो चुनावों में 14 और 19 के बाद इन लोगों को लगा कि राहुल गांधी के ऊपर जो बार बार मीडिया अटैक करती है, सवाल पूछे जाते हैं कि आप जब से कांग्रेस अध्यक्ष बने थे उसके बाद कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली, 18 से ज्यादा चुनाव आप लगातार हार चुके हैं, तो फिर इस मुहर को हटाने के लिए, तमगे से दूर होने के लिए राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों से दूर होना अच्छा समझा कि जहां लग रहा है कि चुनाव हारने वाले हैं वहां पर मत जाओ, जहां चुनाव जीतने की संभावना है। कर्नाटक में गए थे, हिमाचल प्रदेश से गायब रहे थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में प्रियंका वाड्रा को भेजे, प्रियंका वाड्रा ज्यादा ऊपर उठ गई कि वहां पर हमने जितवा दिया। तो ऐसी स्थिति इनके साथ रही है, और इस बीच तो ऐसे परिस्थितियों में घिरे हुए हैं कि 16 तारीख को वापस आए हैं, और वापस आने के बाद अगर आप एयरपोर्ट पर अपने कांग्रेसियों को बुलाए नहीं, जो आज विरोध प्रदर्शन चारों तरफ कर रहा है, वही 1000, 2000, 5000 कांग्रेसी यहां पर चला जाता। डलास में तो आपने बुला लिया था, टेक्सास एयरपोर्ट पर बुला लिए 200-400 लोगों को, और भाड़े के उन कांग्रेसियों को बुलाकर वहां पर कहे भव्य स्वागत हो रहा है राहुल गांधी का। तो यही पीएम मोदी ने कहा, यह संकेत दिया है, यह शाही परिवार जिसका सीधे करप्शन से नाता है अब ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा। राहुल गांधी जितनी कोशिश कर लें ये नेशनल हेराल्ड में जेल जाएंगे ही। सोनिया गांधी तो अब इस उम्र में चली गई है कि बीमार ही रहती है हमेशा, उनको तो सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगा, लेकिन राहुल गांधी को एक बार तिहाड़ से वापस आना पड़ेगा जैसे केजरीवाल वापस आए हैं। तो इसलिए पीएम मोदी का संकेत साफ है कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा, और यह जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार इन 3 शाही परिवारों ने किया है इनका भी हिसाब लेकर रहेंगे। बिल्कुल सर, बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बेफिजूल है, पॉसिबल ही नहीं है कि इसको लागू किया जा सकता। अखिलेश यादव इसे साजिश बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों परेशान हो गई है? भाई, कांग्रेस पार्टी इतिहास भूल गई है। इनके सबसे बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू जब तक प्रधानमंत्री थे देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। आजादी के बाद 20 साल तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही चल रहा था। देश के संविधान निर्माताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन ही बनाया था। ये तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की बाद की जो सरकारें आई, कहीं आर्टिकल 356 लगा देना, कहीं पे सरकार गिरा देना, कहीं मुख्यमंत्री को हटा देना, ऐसे करते करते आपने इलेक्शन के पूरे कैलेंडर को इधर से उधर कर दिया। तो क्या होगा? तो वापस आप जाओगे या नहीं जाओगे? गलती आपकी। आप दुहाई दे रहे हो कि ये जो है इससे संविधान खतरे में आ जाएगा, डेमोक्रेसी का पता नहीं क्या क्या बेवकूफी वाले बात जो है ये लोग कर रहे हैं। 20 साल तक देश में डेमोक्रेसी जीवित नहीं थी, फेडरलिज्म खत्म हो गया था। नेहरू साजिश कर रहे थे, बाबा भीमराव अंबेडकर साजिश कर रहे थे। ये दरअसल पॉलिटिकल लिलीपुट्स हैं। इनको देश के बारे में जरा सा भी चिंता नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक काम बहुत अच्छा किया कि आपने आज एक कमेटी बना दी। 3 मंत्रियों को कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी से बात कर लो, कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जाए, ताकि फिर ये कोई न कहे कि भाई आपने जबरदस्ती जो है लाद दिया। ठीक किया। डिबेट भी होना चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए, क्या क्या फायदे होंगे इसके, क्या क्या नुकसान होगा, ये सारी चीजें जो है जनता के सामने आनी चाहिए, ताकि उसके बाद कोई बवाल ना हो। और अगर कोई बवाल करता है तो जनता इतनी अवेयर रहे कि लोग सीधे सीधे कहें कि बकवास करना बंद करो। तो ये धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए। तो ये जो प्रधानमंत्री ने एक कदम उठाया है, एक बात समझ लीजिए,
संख्या इनके पास है, वो कल अगर पेश कर देंगे पास हो जाएगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है और इस बदलाव में अभी और भी कई सारे जो हर्डल्स हैं वो क्रॉस करने होंगे कि 2029 में अगर करवाना है, 29 में नहीं भी करवा रहे हैं, 34 में ही सही, लेकिन उसकी नींव डालनी होगी। एक नया पॉलिटिकल कल्चर बनाना पड़ेगा कि ये जो दिक्कत क्या है, क्यों कह रहे साजिश है, क्यों ये जो तोड़ फोड़ बैग पीछे से सरकार बनाने, भाई एक सरकार बन गई, 5 साल फिर चलाना पड़ेगा। आप अगर 5 साल नहीं चलाओगे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जब आप किसी राज्य में वहां की पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप आप एक कंसेंसस के मुताबिक 5 साल सरकार नहीं चला सकते, अपनी पार्टी को नहीं बचा सकते, अपने पार्टी की एकता को मेंटेन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब साफ है कि आप रूल करने लायक ही नहीं है। तो उसकी भी व्यवस्था होगी, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वो तय होगी। एक बहुत बड़ा बदलाव। देखिए, आप चुनाव का खर्चा भी बचेगा और देश को, जो मैं बार बार कहता हूं, 2 तरह की पार्टियां हैं, एक देश को आगे बढ़ा करके काम करने वाली पार्टियां और एक सिर्फ राजनीति सत्ता किसी तरीके से ताकि लूट मचाया जा सके, उस तरह की मानसिकता वाली पार्टी है। जो विरोध कर रहे हैं वो दूसरे कैटेगरी वाली सब है। भाई देश में एक बार चुनाव हो गया, 3 साल बिल्कुल प्योर चुनाव करते रहो, सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे, फिर 5 साल काम करो। ये नहीं कि परपेचुअली जो है आप जो है कंटिन्यूअस, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दे आर इन इलेक्शन मोड। भाई आप प्रधानमंत्री को देखिए, अभी शुरू हो गया, अब झारखंड में अभी चुनाव आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, कुछ दिल्ली आ जाएगा, अभी हरियाणा चल रहा है, जम्मू कश्मीर चल रहा है। भाई सारा तगमा, सारे लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर, सारे लोग जो है वो वहां कैंपेन, वहां कैंपेन, वहां। भाई टाइम बर्बाद नहीं होता इससे, ये सारी चीजें होनी ही है। तो एक साथ हो जाए ताकि 5 साल तक आप काम करके दिखाएं और ये देश के लिए बेहतर होगा। दुनिया भर की तमाम फेडरल डेमोक्रेसीज में इसी तरीके से चुनाव होते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इंडी गठबंधन में भी फूट देखी जा रही है। सर 2 चीज आपसे समझना चाहेंगे कि क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस की राह चलेंगे? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती तो नजर नहीं आ रही है, ना ही शरद पवार ना ही उद्धव ठाकरे, क्योंकि राहुल गांधी के समर्थन में महाराष्ट्र में रैली हुई। क्यों नहीं नजर आएंगे दोनों बड़े नेता? देखिए, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में ये जो छोटी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, अपने अपने यहाँ सरकार चला रही है, इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इनको लगता है कि हमारे राज्य में एक बार चुनाव हुए और मान लेते हैं बीच में कोई स्थितियां पैदा हो गई, या इनकी ही सरकार खत्म हो गई, या इन्होंने किसी और की सरकार खत्म कर दी, तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी वाली बातें हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखी गई है कि मिड टर्म इलेक्शन होगा। लेकिन मिड टर्म इलेक्शन होगा तो क्या आगे 5 साल के लिए होगा? वो नहीं होगा। जैसे राज्यसभा का होता है, राज्यसभा में एक बार चुनाव हुआ, 6 साल के लिए कोई राज्यसभा सांसद नियुक्त हुआ, और उसके बाद क्या, बीच में अगर रिजिग्नेशन देते हैं 2 साल के बाद, तो अगला जो आएगा वो अगले 4 साल के लिए होगा, 6 साल के लिए नहीं होगा। इसमें भी मिड टर्म इलेक्शन की बात है। लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो आपके पास संख्या बल होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए, वरना ऐसा नहीं होगा कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, सरकार गिरा दो, फिर से इलेक्शन करवा दो। ये संभावनाएं इन लोगों की जो है यही दिक्कत कर रही है। किस बात के लिए परेशान है स्टालिन या अखिलेश यादव? ये मोदी ने तो नहीं कहा कि हम 2019 तक रहेंगे, और अगर विधानसभा चुनाव होता है, 22 में हुआ है यूपी में, अगर 27 में होता है तो 29 में भंग हो जाएगा। ये समस्या इनको है। इनको लग रहा है कि 27 में चुनाव होगा, और अभी हम बहुत बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश में बेहतर स्थिति में है तो क्या होगा? वहां पर 27 में चुनाव अगर हम जीत गए, 29 में भंग हो गया, फिर से चुनाव हुआ तो क्या होगा? ये उस महत्वाकांक्षा के साथ विरोध कर रहे हैं। आगे की बात तो ये सोचते नहीं है, सत्ता के इर्द गिर्द ही सोचते हैं। लेकिन इसी बात को लेकर ये लोग धीरे धीरे एक दूसरे के खिलाफ होंगे। देखिए, शरद पवार को क्या समस्या है, या फिर उद्धव ठाकरे को क्या समस्या है? इनको लग रहा है कि आगे भी जो ये चुनाव होगा स्टेट में हम पावर में नहीं आने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने की स्थिति नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और महाराष्ट्र,
ये प्रोटेस्ट के अंदर जो हुआ, क्योंकि बैठक हो रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, कांग्रेसियों को भी अब आदत हो गई है, जैसे आम आदमी पार्टी वाला जहां जाता है केजरीवाल का राग अलाप लेता है, वहां भी कहने लगा राहुल गांधी के साथ बहुत गलत हो रहा है, सारे नेता ऐसे ऐसी बातें बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता कह रहा है कि भाई जीव काट लो या फिर इनाम घोषित कर दो, जुबान जला दो। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कहा ठीक है, आप लोग इसका विरोध कीजिए, हम भी विरोध करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा इसके लिए हम पूरा महाराष्ट्र में प्रदर्शन करेंगे, आप लोग भी साथ दीजिए। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुट ने कहा, उनके तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन आप करोगे, हम समर्थन क्यों करें? अपने कार्यकर्ता को भेज दे, अपने नेताओं को भेज दे, और कांग्रेस कहे कि मेरा शक्ति प्रदर्शन है, देखो महाराष्ट्र में हम सबसे मजबूत स्थिति में हैं। ये स्थितियां पैदा हुई और इसीलिए आज छिटपुट प्रदर्शन हुए। मुंबई में भी नहीं हुआ, नागपुर में जाकर ये 2-4-10 नेता कार्यकर्ता मिलकर कहीं कहीं बीच में प्रदर्शन कर दिए, कहीं मराठवाड़ा में जाकर प्रदर्शन कर दिए, लातूर में कर दिए। ये छोटे छोटे जगहों पर हुआ, क्योंकि मुंबई में तो इनके पास ताकत ही नहीं है, एक्सपोज हो जाएंगे, मीडिया वाले भी वहां देखेंगे। तो ये स्थितियां ऐसी दिख रही है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तो लगभग इन लोगों का फेल हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने कहा अगर हम गठबंधन में रहते हैं, हो सकता है महाराष्ट्र में हम साथ में हैं, मुंबई में हम अकेले चुनाव लड़ लेते हैं, आप लोग अकेले अकेले लड़ो। ऐसी स्थितियां चल रही है कि राहुल गांधी अगर इस महाराष्ट्र वाले पूरे गठबंधन को लेकर एक मीटिंग कर देंगे, उद्धव ठाकरे बाहर हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस की रैली से शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने किनारा कर लिया। तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू को चुना गया है। ये तीनों मंत्रियों के पास अब विपक्ष को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ये तीनों नेता विपक्ष से बातचीत करेंगे। अभी के हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन पर 32 राजनीतिक दल समर्थन में है, तो वहीं 15 दल इसके खिलाफ है। कांग्रेस का कहना है कि एक देश एक चुनाव नहीं चलने वाला, तो अखिलेश यादव इसे साजिश करार दे रहे हैं। तो इन मुद्दों पर आप अपनी राय जरूर कमेंट कर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।